अभी तक हमने अपने MIS के जो पिछले टॉपिक्स थे वो हमने कवर किया था, MIS एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है MIS में एंड यूज़र कंप्यूटिंग। ठीक है, कि क्या होती है एंड यूज़र कंप्यूटिंग, कैसे ये वर्क करती है और किस तरह से ये इम्पैक्ट होती है हमारे सिस्टम्स को। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो एंड यूज़र कंप्यूटिंग, as its name says, is related to the user who use application programs on computer systems to create their own applications। तो end user computing क्या है, जैसे इसके नेम से ही क्लियर है, ये रिलेटेड किससे है, जो यूज़र्स से। ठीक है, कौन से यूज़र्स है, जो एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स पे, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर पाएँ या उनकी एप्लीकेशंस को वो यूज़ क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, these users आर नॉट टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और एक्सपर्ट्स। तो ये सारे जो एंड यूज़र्स हैं ये कौन हैं, ये कोई टिपिकल प्रोग्रामर नहीं है या ना ही कोई एक्सपर्ट्स हैं, ये केवल नॉर्मल यूज़र्स हैं, जैसे बाकी नॉर्मल पीपल होते हैं। ठीक है, जिनको केवल कंप्यूटर पे थोड़ा ही वर्क करना आता है। ठीक है, ये वो लोग हैं। इन अदर वर्ड्स, डेली ट्रांजेक्शन्स or computations done by any person on their computer system can also be called end user computing। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो डेली के ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, या कंप्यूटेशंस लाइक जो कैलकुलेशंस हैं, वो अगर कोई पर्सन कर रहा है, ठीक है, अगर उसके सिस्टम पर, तो वो क्या है, वो एंड यूजिंग कंप्यूटिंग कर रहा है। ठीक है, एंड यूजर कंप्यूटर कह सकते हैं उसको। For example, people prepare spreadsheets and use mathematical formula to analyze their daily or monthly income and expenses। तो एग्जाम्पल हमने लिया कि अगर कुछ लोग या कोई पर्सन अपने कोई स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल में कह सकते हैं, ठीक है, एक्सेल में अगर वो एक फ़ाइल तैयार कर रहा है या वर्कबुक तैयार कर रहा है, वहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला इम्प्लीमेंट करके वो उसको अपनी डेली और मंथली इनकम एक्सपेंसेस को एनालाइज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पर वो एंड यूज़र हो गया और वो एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपने मंथली और वीकली या डेली बेसिस पे जो एक्सपेंस कर रहा है वो उसको चेक कर रहा है कि वो कितना एक्सपेंसेस कर रहा है पर डे के हिसाब से या मंथली के हिसाब से। ठीक है, और कहाँ पर वो अननेसेसरी अपनी मनी को वेस्ट कर रहा है। तो एंड यूज़र कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स an environment in which user has complete independence and control over the development of process। तो end user computing क्या होती है, end using computing जो है किसी भी पर्सन को या जो उस सराउंडिंग में वर्क कर रहा है उसको ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, लाइक वो फुली मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं होता, वो एकदम फ्री होता है किससे, जो प्रोसेसेस का डेवलपमेंट होता है उससे। ठीक है, क्योंकि जो वो डिसीजन लेगा वही फाइनल डिसीजन होंगे। तो एंड यूज़र इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पैक्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द यूज़ ऑफ द सिस्टम। तो एंड यूज़र क्या है, एंड यूज़र डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो भी सिस्टम है या फिर एप्लीकेशन है उसके इम्पैक्ट को लेकर और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को लेकर। ठीक है, कि अगर कोई भी पर्सन उसको यूज़ करेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और कितना ज़्यादा वो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, और इफेक्टिव कितनी रहेगी उसकी इंफॉर्मेशन या उसकी कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ें। अमोर्सो एंड चेनी हैव डिफाइंड EUC especially as the use of information technology to develop specialized applications for personal use, department use or in some ऑर्गेनाइजेशन वाइड यूज़। ठीक है, तो जो अमोर्सो और चैनी दो लोग थे, इन्होंने क्या किया, एंड यूज़र कंप्यूटिंग को डिफ़ाइन किया। ठीक है, EUC मतलब एंड यूज़र कंप्यूटिंग ही है। उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया कि जो एंड यूज़र कंप्यूटिंग हैं वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में उसका यूसेज है। ठीक है, लाइक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको उन्होंने ज़्यादा डेवलप कर दिया और इससे वो एप्लीकेशंस पे एंड यूज़र जो होते हैं वो कंप्यूटिंग परफॉर्म कर पाते हैं अपनी। इससे क्या होगा, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस उन्होंने डिज़ाइन की। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से
उन्होंने एप्लीकेशंस डिज़ाइन की पर्सनल यूज़ के लिए, डिपार्टमेंट यूज़ के लिए और कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनके ऑर्गेनाइजेशनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि जो भी ऑपरेशंस थे एंड यूज़र्स के या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्म होते थे वो बहुत ज़्यादा इजी हो गए लोगों के लिए, ठीक है। क्यों इजी हो गए? क्योंकि वो फिर अपने जो टास्क और वर्क है वो बहुत ज़्यादा सिंपल वे में परफॉर्म करने लगे, ठीक है। उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस होने लगी थी। ओके, अब है हमारा टॉपिक हु आर कॉल्ड एंड यूज़र। कौन होते हैं वो लोग जो एंड यूज़र कहते हैं हम जिनको, ठीक है। एंड यूज़र इज़ एनीवन हु हैज़ टू इंटरफेस टू अ कंप्यूटर बट नॉट हायर्ड स्पेशली to do so, such as data entry, clerks or associates should not be considered as end user, ठीक है। तो एंड यूज़र कौन होते हैं? कोई भी वो पर्सन जो कंप्यूटर में इंटरफेयर करता है बट वो इसके लिए हायर नहीं किया गया है, ठीक है। स्पेशली ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन को हायर किया है स्पेशली और वो अपने टास्क परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है। एंड यूज़र वो होता है जो उसको यूज़ करता है, लाइक वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकता है, पर्सनल यूज़ के लिए। इसके अलावा और भी काफ़ी पर्सनल काम हो सकते हैं, लाइक वो अपने घर में पर्सनल यूज़ कर सकता है उस सिस्टम को। तो ये होते हैं एंड यूज़र्स, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा होता है, लाइक जैसे हमारे एंड यूज़र, हम कोई भी कंपनी से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो उसमें क्या होता है कि अगर वो किसी कस्टमर के पास जा रहा है तो कस्टमर में भी हो सकता है कि वो कस्टमर एक्चुअल कस्टमर ना हो, ठीक है। वो बायर होगा पर वो रिटेलर भी हो सकता है या कह सकते हैं रिसेलर भी हो सकता है, ठीक है। फिर लाइक अगर किसी की शॉप है, ठीक है, अब वो अपने शॉप के लिए सामान खरीद रहे हैं तो उन्होंने सामान खरीदा, उसके बाद में उन्होंने अपनी शॉप पर ले जाकर वो सामान फिर बेचा, तो वो कौन हो गए? रिसेलर्स हो गए, ठीक है। उन्होंने एक बार तो परचेस कर लिया, फिर वो आगे सेल कर रहे हैं उसको, तो ये रिसेलर्स होते हैं। तो ये क्या होंगे? ये एंड यूज़र्स नहीं हो सकते। जैसे डेटा एंट्री क्लर्क और एसोसिएट्स हैं, वो एंड यूज़र नहीं कहे जा सकते, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ए पर्सनल कंप्यूटर इज स्टैंड अलोन मोड फॉर देयर ओन वर्क आर कंसिडर्ड एज एंड यूज़र्स। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही सेम है यहाँ पर कि एंड यूज़र क्या है? पर्सनल कोई कंप्यूटर है जिसको केवल अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, तो वो एंड यूज़र होगा। रिस्क इन एंड यूज़र कंप्यूटिंग। तो रिस्क क्या होते हैं एंड यूज़र कंप्यूटिंग में? डिस्पाइट द पोटेंशियल बेनिफिट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूज़र डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस देयर आर मैनी रिस्क एसोसिएटेड विद इट। अब पोटेंशियल बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एंड यूज़र कंप्यूटिंग के, पर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कहीं पर कुछ ऐसे रिस्क भी हैं जो इसको प्रॉब्लम फेस करवा सकते हैं। लाइक किस तरह से? लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो वहाँ पे जो एंड यूज़र्स होंगे उनको प्रॉब्लम फेस होगी, ठीक है। इसके अलावा डिफेक्टिव मॉडल। अगर मॉडल ही डिफेक्टिव हुआ तो वहाँ पे एंड यूज़र भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि एंड यूज़र को तो सिस्टम यूज़ करने से मतलब है, अपना वर्क उसको फिनिश करना है, तो वो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सकता है उसका अपना वर्क कंप्लीट कर सकता है। पर वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा प्रॉपर तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, और अगर मॉडल डिफेक्टिव हुआ तो वो भी वहाँ पे फिर उसका कंप्लीट आउटपुट जो जैसा वो चाहता है एंड यूज़र वैसा उसको आउटपुट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब आते हैं एंड यूज़र सिस्टम टूल्स। फॉलोइंग लिस्ट इंडिकेट सम ऑफ द टूल्स टू विच एंड यूज़र हैव एक्सेस। तो कुछ टूल्स जिन पे एंड यूज़र की एक्सेस होती है वो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं अब। तो पहला आता है इसमें टूल्स में डेटा हैंडलिंग टूल्स, स्प्रेडशीट, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डेटाबेसेस, ठीक है। तो एंड यूज़र क्या कर सकता है? स्प्रेडशीट लाइक एक्सेल को यूज़ कर सकता है अपने सिस्टम में, वहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को देख सकता है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद आता है टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया हैंडलिंग टूल्स, ठीक है। तो टेक्स्ट और मल्टीमीडिया टूल्स कौन कौन से होते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड आ गया, वर्ड पैड आ गया, इसके अलावा नोट पैड। और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स में कौन कौन से आएंगे? लाइक एक्सेल आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन टूल्स। तो कम्युनिकेशन टूल्स में कौन कौन से आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो ईमेल करते हैं काफ़ी लोग एक दूसरे को,
वॉइस ओवर आईपी, इसको कहते हैं वॉइप। तो वॉइप और वॉइस ओवर आईपी जियो की जो टेक्नोलॉजी है वो के इसी पे वर्क करती है, ठीक है। जियो जो नंबर्स हैं वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं, ठीक है। उनका खुद का कोई ऐसा कोई स्पेक्ट्रम नहीं है, वो केवल इंटरनेट के थ्रू ही कॉलिंग कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हो जियो के फ़ोन अगर आपके पास हो, अगर आपने अपने फ़ोन का नेट ऑफ कर दिया तो आपको कॉलिंग रिसीव नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो ये केवल इसीलिए होता है, ठीक है, वॉइस ओवर आईपी। फिर फैक्स मशीन्स होती हैं बहुत सारी, वहाँ पर आप फैक्स भेज सकते हैं किसी पर्सन को। वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जानी है, वो आपकी हो सकती है। इसके अलावा आता है नॉलेज मैनेजमेंट, एक्सपर्ट सिस्टम और डेटा माइनिंग। तो नॉलेज मैनेजमेंट में इसके अलावा भी बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम किस तरह से, अगर कोई हमारा कोई ऐसा है जो उसको एंड यूज़र है और उसको पूरी नॉलेज है, ठीक है, कंप्यूटर की और उसके सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, तो वो उसका एक्सपर्ट सिस्टम भी वर्क कर सकता है ऐसा, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम लाइक किसी आपने कोई एप्लीकेशन उनसे डेवलप करवाई, एक सॉफ्टवेयर, एक कंपनी है, आपने एक कंपनी से कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है, ठीक है। अब वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर तो डेवलप हो गया, तो उनका एक पर्सन आपकी कंपनी में आएगा जो इंस्टॉलेशन करके दिखाएगा उस सॉफ्टवेयर की कंप्लीट, ठीक है। इंस्टॉलेशन करने के बाद में अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो एक्सपर्ट सिस्टम लाइक कोई भी अगर ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो वो नॉर्मल बता सकते हैं कि किसी को भी, तो वो पर्सन वहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम की तरह से वर्क करेगा, ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट में। और डेटा माइनिंग में क्या होता है कि कोई भी हमारा डेटा है तो हम उसका कोई एड्रेस हमें नहीं पता है तो हम उसको सर्च करते हैं, तो वो हमारी डेटा माइनिंग होती है। और डेटा माइनिंग डेटाबेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि डेटा माइनिंग की वजह से ही हम केवल एक डेटा को जल्द से जल्द उसको सर्च कर पाते हैं, ठीक है। एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में हम कोई भी डेटा है हमारा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो केवल डेटा माइनिंग की हेल्प से ही होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग एक बार अपने एंड से गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो टूल्स में आ सकती हैं, ठीक है। थैंक यू।